नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अवधारणा का, जिसे हम वैयक्तिक भिन्नता के नाम से जानते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं वैयक्तिक भिन्नता। शिक्षा क्षेत्र में प्राचीन काल से यह अवधारणा चली आ रही है कि सीखने वाले या अधिगम प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है, और ये भिन्नता मानव समाज या मानव समूह में ही नहीं पाई जाती है, वरन प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं उन सब की जो जाति है, उस जाति के जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों के बीच में कोई ना कोई भिन्नता पाई जाती है। तो साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के जितने जीवधारी हैं तो उनकी एक जाति होती है। जैसे मनुष्य है, बंदर है, चीता है, हिरण है, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो ये जातियां हैं जीवधारियों की या प्राणियों की। तो इनके जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का जब हम अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो हमको ये ज्ञात होता है कि किसी भी उद्दीपन के प्रति उनके सदस्यों के द्वारा जो प्रतिक्रिया या अनुक्रिया या व्यवहार प्रकट किया जाता है प्रायः वो अलग अलग होता है। और ये अलग अनुक्रिया या प्रतिक्रिया या व्यवहार का प्रकटीकरण ये बताता है कि वास्तव में वैयक्तिक भिन्नता एक सार्वभौमिक सत्य है, और वैयक्तिक भिन्नता संपूर्ण संसार में सभी व्यक्तियों के बीच में किसी न किसी आधार या कारक को लेकर के पाई जाती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उतने प्रकार के विचार हो सकते हैं, उतने प्रकार की कार्य प्रणाली हो सकती है, उतने प्रकार की अनुक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं या व्यवहार हो सकते हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिद्रे लोकतंत्र में कहा जाता है कि सभी व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा है, कार्य करने की शैली है। तो ये सब वैयक्तिक भिन्नता की ओर इशारा करती हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से ये सिद्ध हुआ है कि न केवल वैयक्तिक भिन्नता मानव समाज की एक प्रमुख विशेषता है, वरन ये उन बालकों में या उन व्यक्तियों में भी पाई जाती है जो एक ही परिवार के सदस्य होते हैं और एक ही माता पिता की संतान होते हैं। यमज या जुड़वा संतानें जो होती हैं उनके बीच में भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, और ये वैयक्तिक भिन्नता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी स्वरूप में कार्य करती है। वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में डाल्टन महोदय ने सर्वप्रथम कार्य किया और या अध्ययन किया, और डाल्टन महोदय ने वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन करते हुए ये पाया कि शारीरिक, मानसिक या सांवेगिक या अधिगम संबंधी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होते हैं, और ये भिन्नता सभी संस्कृतियों में, सभी समाजों में, सभी परिस्थितियों में पाई जाती है। देश काल परिस्थिति का प्रभाव वैयक्तिक भिन्नता के ऊपर पड़ता तो है, लेकिन वैयक्तिक भिन्नता जो है वो सार्वभौमिक तथ्य है। प्रायः हम जीवन में देखते हैं कि भाई बहन या परिवार के सदस्यों में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं। कोई ज्यादा उदारवादी होता है, कोई कंजर्वेटिव या अनुदारवादी होता है, या कोई संकोची होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई अंतर्मुखी होता है। किसी में धार्मिकता की भावना ज्यादा पाई जाती है तो कोई भौतिकवादी ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें या विशेषताएं हमें बताती हैं कि वैयक्तिक भिन्नता जो है वो व्यक्तियों के व्यवहार में या उनके व्यवहार के लक्षण में पाई जाने वाली एक प्रमुख विशेषता है, और वैयक्तिक भिन्नता जो होती है वो कई क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। और जब हम वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं तो वैयक्तिक भिन्नता को परिभाषित करते हुए स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है
कि वैयक्तिक भिन्नता संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकती है जिसका मापन किया जा सकता है। अर्थात स्किनर महोदय का मानना है कि व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकती है जिसका मापन किया जा सकता है। अर्थात व्यक्तित्व के किसी भी पक्ष का जिसका मापन किया जा सकता है तो उसमें हमको वैयक्तिक भिन्नता स्किनर महोदय के अनुसार दृष्टिगोचर हो सकती है या दिखाई दे सकती है। व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण क्या हैं या विभिन्न विशेषताएं क्या हैं जिनका मापन किया जा सकता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं जो हैं वो शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर, सांवेगिक आधार पर, अधिगम के क्षेत्र के आधार पर या गामक क्रियाओं के आधार पर या संवेदनशीलता के आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर, शारीरिक आधार पर किसी भी क्षेत्र में हम माप सकते हैं। तो हमें अलग अलग स्वरूप में अलग अलग व्यक्तित्व के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसी को स्किनर महोदय के अनुसार कहा गया है कि वैयक्तिक भिन्नता संपूर्ण व्यक्तित्व की उन विशेषताओं से संबंधित है या उन पक्षों से संबंधित है जिनका मापन किया जा सकता है। जेम्स ड्रेबर महोदय ने परिभाषा देते हुए वैयक्तिक भिन्नता की कहा है कि औसत समूह का जो माध्य है, किसी भी समाज का जो औसत समूह से मानसिक और शारीरिक आधार पर विशेषताओं में भिन्नता। तो इसके अलावा देखिए जेम्स ड्रेबर महोदय कहते हैं, जेम्स ड्रेबर महोदय के द्वारा कहा गया है कि जो औसत समूह है, औसत समूह और इस औसत समूह की जो मानसिक और शारीरिक विशेषताएं हैं, इन शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के औसत माध्य से जो भिन्न है या अलग है उसे हम वैयक्तिक भिन्नता के रूप में जानते हैं या देखते हैं। तो हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वैयक्तिक भिन्नता की परिभाषा देते हुए प्रायः ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि एक समाज में जो रहने वाले सदस्य हैं उनके बीच में व्यक्तित्व के किसी पक्ष का या जो उनके क्रियाओं के कार्य करने का एक माध्य है उससे जो भी अलग दिखाई देते हैं तो उसको हम वैयक्तिक भिन्नता के रूप में देख सकते हैं या उसको हम पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो आइए हम देखते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार। तो वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार, वैयक्तिक भिन्नता के दो प्रकार हैं और पहले प्रकार की वैयक्तिक भिन्नता जो है उसे हम कहते हैं अंतः वैयक्तिक भिन्नता, अंतः वैयक्तिक भिन्नता और दूसरा हम कह सकते हैं जिसको बाह्य भिन्नता हम कह सकते हैं, बाह्य भिन्नता। आइए हम विचार करते हैं कि अंतः वैयक्तिक भिन्नता क्या है। जब हम भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि ये भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं ये व्यक्तियों में नहीं पाई जाती हैं, वरन जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक व्यक्ति ही हमें अलग कार्य क्षेत्रों में अलग अलग भिन्न प्रकार से दिखाई देता है। जैसे योग्यता संबंधी बात की जाए तो कोई व्यक्ति मान लीजिए लिखने में अच्छा है तो वो हो सकता है कि चित्र बनाने में अच्छा न हो, या इसी तरह से किसी व्यक्ति में तर्क करने की अच्छी क्षमता है लेकिन उसमें सृजनात्मकता का भाव कम पाया जाता है। जब हम अंतःवैयक्तिक भिन्नता की बात करते हैं या इस पर चर्चा करते हैं तो हमारा आशय ये होता है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है या अलग अलग क्षेत्रों में योग्यता रखता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति संगीतकार हो सकता है लेकिन वो उतना खेल के क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं तो भिन्नता जो है वो हमें बाह्य रूप में जो अंतर्वैयक्तिक या व्यक्तियों के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता है
वहीं तक उसका दृष्टिगोचर नहीं होता है, वरन एक व्यक्ति भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपलब्धि या अलग अलग अभिरुचि या अलग अलग अभियोग्यता रखता है। किसी व्यक्ति की अभिरुचि कला के क्षेत्र में हो सकती है, वहीं उस व्यक्ति की रुचि विज्ञान में कम हो सकती है, या किसी व्यक्ति की रुचि व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकती है, तो किसी व्यक्ति की रुचि जो है वो अभियांत्रिकी क्षेत्र में हो सकती है। तो ये भिन्नता जो है ये केवल अंतर वैयक्तिक तक नहीं पाई जाती है, वरन अंता वैयक्तिक भी होती है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से दक्षता या कह लीजिए कौशल या प्रवीणता रखता है, और ये दक्षता कौशल या प्रवीणता के क्षेत्र में ही अंता वैयक्तिक भिन्नता नहीं है, वरन वास्तव में ये अभिरुचि के क्षेत्र में, मनोवृत्ति के क्षेत्र में, अभियोग्यता के क्षेत्र में भी पाई जाती है। और दूसरी भिन्नता जो है जिसे हमने कहा बाह्य भिन्नता, ये दूसरे व्यक्तियों में पाई जाती है, जिसके आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ, या इसे अंतर वैयक्तिक भिन्नता कह सकते हैं, जिसमें हम दो व्यक्तियों के बीच में भिन्नता का, या दो बालकों के बीच में, या दो अधिगमकर्ताओं के बीच में, या एक ही जाति के दो सदस्यों के बीच में हम उनकी भिन्नता का या वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके पश्चात की वास्तव में वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र कितने होते हैं जिनके आधार पर हम वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम सब लोग देखते हैं वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र। वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र से हमारा आशय है कि वो क्षेत्र जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नता को प्रायः मनोवैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा जांचने, परखने और समझने का प्रयत्न किया जाता है। वैयक्तिक भिन्नता अधिगम क्षेत्र में बड़ी ही महत्वपूर्ण कह लीजिए कि दफा है या स्थिति है जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसके बारे में अगली क्लास में हम सब लोग चर्चा करेंगे। इस समय हम वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है वो शारीरिक क्षेत्र है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थात हम वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले मालूम होता है कि शारीरिक रूप से जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में भिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति बड़ा स्वस्थ होता है, कोई थोड़ा सा कम स्वस्थ होता है, किसी की लंबाई ज्यादा होती है, किसी की लंबाई कम होती है, किसी के शारीरिक गठन जो है या शारीरिक मांसपेशियां बड़ी मजबूत होती हैं, किसी का शारीरिक गठन औसत होता है और किसी का शारीरिक गठन औसत से भी निम्न होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शारीरिक क्षेत्र के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है, और ये पहला क्षेत्र है। किन्हीं दो व्यक्तियों को जो सामने पे टहलते हुए हमारे सामने आ रहे हो, या किन्हीं दो बालकों को देख करके प्रायः हमारे द्वारा कहा जा सकता है कि शारीरिक आधार पर दोनों अलग अलग हैं, या शारीरिक आधार पर दोनों के बीच में भिन्नता दिखाई देती है। और दूसरा जो क्षेत्र है जिसके आधार पर वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है वो है मानसिक क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रायः ये देखा गया है कि व्यक्ति जो होते हैं मानसिक क्षमता के आधार पर उनके बीच में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। और ये मानसिक भिन्नता का जो क्षेत्र है वो अलग अलग परिवार या समाज के सदस्यों या परिस्थिति के ऊपर लागू नहीं होता, वरन ये जुड़वा बच्चों पर भी लागू होता है, या यमज जो संतानें होती हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। और देखा गया है कि जुड़वा संतानों में भी कोई कुशाग्र बुद्धि का हो सकता है, कोई औसत बुद्धि का हो सकता है, या कभी कभी देखा गया है कोई औसत में निम्न बुद्धि का भी हो सकता है। तो वैयक्तिक भिन्नता का जो दूसरा क्षेत्र है उसे हम मानसिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। और आगे चल करके हम सब लोग अध्ययन करेंगे कि वैयक्तिक भिन्नता का ये मानसिक क्षेत्र जो है अधिगम प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है।
और तीसरा जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं सामवेगिक क्षेत्र। सामवेगिक क्षेत्र संवेग के आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता का मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया है और प्रायः हमको व्यवहार में भी ये दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति को क्रोध बड़े जल्दी आता है, कोई व्यक्ति धैर्यशील होता है, कोई व्यक्ति बड़ी जल्दी कह लीजिए विचलित हो जाता है, कोई व्यक्ति जो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साहस या धैर्य बनाए रखता है, कोई व्यक्ति बड़ा संकोची होता है, कोई व्यक्ति बड़ा कह लीजिए तो संकोच नाम की चीज ही उसके व्यवहार में नहीं होती है, कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि संवेग जो होते हैं ये व्यवहार को चालक के रूप में एक प्रकार का कार्य करते हैं या उद्वेलित करते हैं व्यवहार को। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता का जो आधार है या क्षेत्र है वो सामवेगिक क्षेत्र भी है और जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रायः वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं चौथा जो क्षेत्र है जिसके द्वारा हम वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं वो है अधिगम संबंधी क्षेत्र। अधिगम संबंधी क्षेत्र ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीखने की प्रक्रिया है या सीखने सिखाने का क्षेत्र है ये वैयक्तिक भिन्नता इस क्षेत्र में बहुत प्रमुखता से हमें दिखाई देती है। कुछ ऐसे बालक होते हैं या सदस्य होते हैं जो किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से बड़ी तत्परता पूर्वक या सरलता से सीख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे बालक दिखाई देते हैं वे बालक जो है सिखाए जाने पर भी सीख नहीं पाते हैं। तो अधिगम संबंधी क्षेत्र जो है ये भी वैयक्तिक भिन्नता के उसमें पाया जाता है और कहा जा सकता है कि वैयक्तिक भिन्नता जो है उस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हम अधिगम संबंधी क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं वैयक्तिक भिन्नता को जानने या समझने के लिए गामक क्षेत्र या गामक कुशलताएं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गामक कुशलताएं होती हैं ये कुछ व्यक्तियों में, गामक का मतलब वो कार्य या क्रियाकलाप मानव व्यवहार को जिनको करने में मांसपेशियों की मदद या उनकी सहायता लेनी पड़ती है और जो कार्य हम कौशल के द्वारा या क्रियाकलापों द्वारा जैसे साइकिल चलाना, तैरना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सिलाई करना, कटाई बुनाई करना, ये सब गामक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसमें पेशी आधार पर हमको कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। तो इस क्षेत्र के आधार पर भी हम देखते हैं कि किसी में गामक कौशल ज्यादा होता है और किसी में गामक कौशल कम होता है। तो वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र को हम इस आधार पर भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। और फिर इसके अतिरिक्त हम अगला जो क्षेत्र है वो कह सकते हैं सामाजिक आधार पर या सामाजिक क्षेत्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक प्राणी है। तो ये सामाजिकता की भावना जब हम व्यक्तियों में देखते हैं तो प्रायः हमको वैयक्तिक भिन्नता दिखाई देती है। कभी कभी हमको ये भी दिखाई देता है कि एक बड़ी तीव्र बुद्धि वाला बालक या जिसको हम प्रायः प्रतिभाशाली बालक कहते हैं उसके अंदर हो सकता है सामाजिकता की भावना थोड़ी कम हो, वो एकांत ज्यादा पसंद करता हो। प्रायः देखा गया है कि जो वैज्ञानिक होते हैं या बड़े चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं, विचारक होते हैं, उनके जीवन में या उनके व्यवहार में प्रायः हमको सामाजिकता की भावना थोड़ी कम दिखाई देती है। दूसरी तरफ देखा गया है कि जो लोग उतने अधिक अधिगम क्षेत्र में या कह लीजिए दार्शनिक, विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में, कला और साहित्य तो नहीं कहा जा सकता, के क्षेत्र में उतने सफल नहीं होते तो प्रायः उनके बीच में सामाजिकता की भावना ज्यादा पाई जाती है। जैसे समाज सेवक या कार्यकर्ता के रूप में कुछ लोग बेहतर कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व या वैयक्तिक भिन्नता को मापने का एक सामाजिक क्षेत्र भी हो सकता है या होता है। और अगला बिंदु हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं व्यक्तित्व संबंधी क्षेत्र। अब व्यक्तित्व संबंधी क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि
कि अगर हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं तो मुंडे मुंडे मतिर्बिंदे हमको दिखाई पड़ सकता है कि संसार में जितने व्यक्ति हैं उतने ही हमको कह लीजिए कि व्यक्तित्व दिखाई पड़ सकते हैं। तो व्यक्तित्व के आधार पर भी हम वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं। कोई, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है, कोई उभयमुखी है। किसी को कह सकते हैं कि साहसपूर्ण कार्यों में को करने में रुचि होती है, तो कोई बड़ा संकोची या लज्जाशील व्यक्तित्व वाला होता है। तो वास्तव में व्यक्तित्व के पीछे शील गुण कार्य करते हैं और शील गुण व्यक्तियों में अलग अलग पाए जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा अध्ययन किया गया है, तो उसके बारे में कभी फिर हम चर्चा करेंगे। तो शील गुण व्यक्तियों में अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए व्यक्तियों का व्यक्तित्व हमें अलग अलग स्वरूप में दिखाई देता है। तो वैयक्तिक भिन्नता का क्षेत्र जो है वो व्यक्तित्व संबंधी क्षेत्र में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अगला जो क्षेत्र हो सकता है वो है अभिरुचि का क्षेत्र। ध्यान देने वाली बात है कि वैयक्तिक भिन्नता के क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो अभिरुचि लोगों की अलग अलग होती है। जब हम लोगों के व्यवहार के बारे में देखते हैं तो किसी को संगीत सुनना पसंद होता है, किसी को नृत्य पसंद होता है, किसी को कह सकते हैं कि लिखना या लेखन कार्य में बड़ी रुचि होती है, तो किसी को पढ़ने में बड़ी रुचि होती है। कोई अच्छा बोलने का अभ्यास करता है तो कोई व्यक्ति जो है अनुसंधान पूर्ण कार्यों को करने में रुचि प्रदर्शित करता है। तो रुचियां जो होती हैं ये व्यक्तियों में अलग अलग होती हैं। तो रुचियों को आधार बना करके या रुचियों का अध्ययन करके भी व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिरुचि का क्षेत्र जो है वो वैयक्तिक भिन्नता को जानने या समझने का एक माध्यम या कारक हो सकता है। और अगला हो सकता है अभिवृत्ति का क्षेत्र। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति व्यक्तियों की वो अवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, और लोगों की मनोवृत्ति जो है वो अलग अलग होती है। तो ये जो मनोवृत्ति, प्रवृत्ति या अभिवृत्ति होती है, इसके आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता का मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है और बालकों का या व्यक्ति का या किसी समूह के सदस्य का अध्ययन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता का जो क्षेत्र है वो अभिवृत्ति से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, क्योंकि अभिवृत्ति लोगों की अलग अलग होती है। और जो ये अभिवृत्ति अलग अलग होती है तो अभिवृत्ति का अलग अलग अध्ययन करते हुए हम वैयक्तिक भिन्नता के बारे में जान सकते हैं या उसको हम समझ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि अगला जो क्रमांक हो सकता है वो हो सकता है सांस्कृतिक क्षेत्र। मनुष्य जो है वो समाज में रहता है और प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। और विशिष्ट जो संस्कृति होती है, संस्कृति क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपरा, इन सब से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं वो सब उसके संस्कृति पर आधारित होती हैं। और विश्व में अनेक प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं और व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है या निवास करता है वहां की संस्कृति जो है उसमें एक प्रकार से अंतर्निहित होती है। तो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते समय, वैयक्तिक भिन्नता को जानते समय या उसके बारे में अध्ययन करते समय हमें सांस्कृतिक क्षेत्र का सहारा लेना पड़ता है, या सांस्कृतिक आधार पर भी जब हम व्यक्तियों के अध्ययन को करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें वैयक्तिक भिन्नता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता के जो क्षेत्र होते हैं उनको इस आधार पर हम देख सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता के जो क्षेत्र होते हैं, शारीरिक क्षेत्र के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। मानसिक क्षेत्र के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक आधार पर भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। कोई बड़ा क्रोधपूर्ण व्यवहार करता है, कोई धैर्यशील व्यवहार करता है, किसी में दया सहानुभूति की भावना ज्यादा होती है, परोपकार की भावना ज्यादा होती है, तो किसी में संग्रह करने की भावना ज्यादा होती है।
तो सामवेदिक क्षेत्र भी वैयक्तिक भिन्नता को जानने और समझने का एक प्रमुख क्षेत्र है। अधिगम संबंधी क्षेत्र, ये हमारे अधिगम प्रक्रिया या एक शिक्षकों से बहुत महत्वपूर्ण इसका संबंध है। और अधिगम क्षेत्र में हमको वैयक्तिक भिन्नता के लक्षण दिखाई देते हैं। ये लेखन से लेकर पठन वाचन किसी भी क्षेत्र में हमको दिखाई दे सकता है। कोई बालक ऐसे होते हैं जो अधिगम को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, सीख लेते हैं। वही कुछ बालक ऐसे होते हैं कि थोड़ा उनकी अपेक्षा धीमी गति से, और कुछ बालक जो होते हैं थोड़ा अल्प गति से या मध्यम गति से सीखते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अधिगम का जो क्षेत्र है ये भी वैयक्तिक भिन्नता को निरूपित करता है। फिर गामक कुशलताएं व्यक्तियों में होती हैं, और ये गामक कुशलताएं वैयक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करती हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है, वहीं दूसरे व्यक्तियों में उनकी अपेक्षा गामक कुशलताएं कम या अधिक हो सकती हैं। सामाजिक पक्ष, सामाजिकता की भावना प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। अरस्तु ने कहा था जो समाज में निवास नहीं करता या तो वो पशु है या देवता। तो जाहिर सी बात है कि सामाजिकता का गुण व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। तो वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन करते समय हमें इसका भी सहारा लेना पड़ता है। फिर अगला क्रमांक है व्यक्तित्व संबंधी क्षेत्र। व्यक्तित्व के बारे में कहा जा सकता है संसार में जितने मनुष्य हैं उतने प्रकार के व्यक्तित्व हैं। यही तो कारण है कि हम सभी के हस्ताक्षर और ये जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ये अलग अलग होते हैं। अब फिंगरप्रिंट अलग अलग है और हमारे हस्ताक्षर अलग अलग हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व या वैयक्तिक भिन्नता जो है वो एक तरह से सार्वभौमिक सत्य है, और उस सार्वभौमिक सत्य को हम व्यक्तित्व के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर अगला क्रमांक है अभिरुचि का क्षेत्र। संसार में जितने व्यक्ति हैं प्रायः उनके व्यवहार का अध्ययन करते समय हमको दिखाई देता है, या उनके व्यवहार का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कुछ व्यक्तियों में किसी क्षेत्र में अभिरुचि होती है तो कुछ व्यक्तियों में किसी क्षेत्र में अभिरुचि होती है। तो अभिरुचि के क्षेत्र में भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। और कहा जा सकता है कोई संगीत में, कोई नृत्य में, कोई गायन में, कोई वादन में, कोई पढ़ने में, कोई लिखने में अपनी रुचि का प्रदर्शन करता है। किसी को सामाजिकता पसंद होती है तो किसी को थोड़ा एकांत पसंद होता है, किसी को सांसारिक जीवन में ज्यादा संलग्नता पसंद होती है, तो वहीं कुछ पर सन्यासी या साधु या पंत या बैरागी होने की भी भावना पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है अभिरुचि उनकी होती है जो उनके व्यवहार को संचालित करती है। इसके अतिरिक्त है अभिवृत्ति का क्षेत्र। लोगों की अभिवृत्तियां या मनोवृत्ति अलग अलग होती है, और लोगों में जो ये अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है ये उनके व्यक्तित्व को या उनकी व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता को निर्धारित करती है। अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है वो साहित्य के क्षेत्र की तरफ है तो जाहिर सी बात है कि वो साहित्य के प्रति ज्यादा लगाव प्रदर्शित करेंगे, और ज्यादा लगाव प्रदर्शित करेंगे तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनके द्वारा इस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन किया जाएगा या उनकी अभिवृत्ति दिखाई देगी, तो बाकी व्यक्तियों से वो अलग हो जाएंगे या अलग स्वरूप में हमको दिखाई देते हैं, या उनकी अलग श्रेणी या उनका अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति भी वैयक्तिक भिन्नता को जानने समझने का एक प्रमुख क्षेत्र है। और इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र। पूरे विश्व में जो मानव समाज है वो कई समूहों या उपसमूहों में बटा हुआ है, और प्रत्येक समूह या उपसमूह की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, और संस्कृति जो है एक प्रकार से मानव सभ्यता का मूल है। और ये जो संस्कृति होती है अलग अलग संस्कृतियों के लोगों का व्यवहार चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो हमको अलग अलग स्वरूप में दिखाई देता है। तो संस्कृति के आधार पर लोगों के सोचने विचारने व्यवहार की प्रक्रियाएं या व्यवहार की परंपराएं या व्यवहार के मानक तय होते हैं।
तो इन संस्कृति के व्यवहार के जो मानक अलग अलग या प्रतिरूप पाए जाते हैं या लोकाचार के लक्षण जो हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है या वैयक्तिक भिन्नता को जाना जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है। तो एक प्रकार से हमने आज ये अध्ययन किया कि वैयक्तिक भिन्नता जो है वो सार्वभौमिक सत्य है और ये मानव जाति में नहीं वरन संसार की सभी जातियों में या सभी प्राणियों में उनके सदस्यों के बीच में किसी न किसी स्वरूप में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। और जब हम व्यक्तित्व का या व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं तो वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आधार पर हमको व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इसके पश्चात आगे हम अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।